सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यस, थोड़ा सा लेट हो गया बट आज हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे, फिजिक्स के सारे कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चंस, और कोशिश करूंगा कि इसके साथ ही आपको इंडिविजुअल टॉपिक भी अंडरस्टैंड हो पाए। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो आपका एमसीक्यू का है। तो एमसीक्यू बाद है, ठीक है। एमसीक्यू नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिस्ट उसका लिंक डाल दूंगा, उसे जाके चेकआउट जरूर करिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर 36 को कर लेते हैं। अनु एंड एमी परचेज एन आइसक्रीम इन अ प्लास्टिक बॉल एंड कोन, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग देयर outing at a service science fair. After consuming their ice cream, Anu stated that regardless of whether they are filled with ice cream or empty, the center of gravity of an object would remain unchanged. Do you agree with Anu and why? तो यहाँ पे हम एक चीज को देखते हैं कि जो आपकी अनु एंड एमी है, परचेज आइसक्रीम इन अ प्लास्टिक बॉल एंड कोन। उन्होंने एक बॉल में ली और एक कोन में ली। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है कि जो बॉल है, जो बॉल लिया है, उसमें तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज इट इज रहेगा, चाहे वो खाली हो या वो भरा हुआ हो। बट जो कोन होता है उसमें एक दो टर्म्स अगर आते हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा है, सॉलिड कोन एंड होलो कोन। ठीक है बेटा। और इवन हमने एमसीक्यू में भी ऐसा ही क्वेश्चन देखा था। तो एक का होता है h/4 और एक का होता है h/2। तो अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूं तो मान लेते हैं कि 12 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर नहीं, सेंटीमीटर उसकी हाइट है। तो मैंने जैसे बताया 12/4 और 12/3। तो एक से आंसर आएगा आपका 3 और एक से आएगा 4। ठीक है। और ये कहां से आ रहा है? ये बेस से आ रहा है। ठीक है। तो अगर वो मतलब भरा हुआ है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होगी, और वो खाली हो चुका है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होगी। तो जो अनु ने सोचा है वैसा नहीं है, तो इट इज फॉल्स। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा किस तरीके से। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका एक सेकेंड, या नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पिक्चर बिलो, शो अ बॉय क्लाइंबिंग अ रोप ladder hanging from a branch of a tree. The boy in a picture, एक सेकेंड, या कलर चेंज कर लेते हैं, यस। सो अ बॉय, the picture below shows a boy climbing on a rope, a ladder hanging from the branch of a tree. The boy in a picture find it difficult to climb the ladder as it turn about the axis where it is holding. ठीक है। The instructor tells the boy to stretch to the body with the hand and stretch up and make the body parallel to the climb. ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि भाई ऐसा उसने क्या कर दिया कि अब जिससे वो नीचे हो पा रहा है। तो अब इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी करिएगा आप सभी। जब उसने यहां से पकड़ा तो ये पाइवोटेड पॉइंट हो गया। ठीक है। और ये उसका कम कम सेंटर ऑफ मास है, तो यहां से उसका वेट लग रहा है विच इज mg। ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये पाइवोटेड एक्सेस है, तो दिस इज योर लाइन ऑफ एक्शन। ये डिस्टेंस अब उसका कुछ हो गया इसे, तो ये डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F × d। तो डिस्टेंस है और फोर्स लग रहा है, तो टॉर्क जनरेट होगा। तो विच फोर्स कॉज द लैडर टू टर्न इट्स ओन वेट। तो यहां फोर्स पूछा, मोमेंट नहीं पूछा, तो मोमेंट ऑफ फोर्स मत बोलिएगा। वेट है जो फोर्स लगा रहा है और उसे टर्न कर रहा है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो उसके पाइवोटेड पॉइंट ने दे दिया। बट वहीं पे उसके इंस्ट्रक्टर ने बोला भाई हाथों को स्ट्रेच करो, तो यानी ये वाला पॉइंट ऊपर पकड़ने को बोल रहा है और ये पैरों को नीचे करने को बोल रहा है, जिससे उसका सेंटर ऑफ मास जो कभी यहीं कहाँ है, इतनी दूर है, वो कह रहा है उससे क्लोज आ जाए। तो अगर क्लोज आएगा तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस अगर कम हो गया, ये पाइवोटेड पॉइंट है, ये अगर डिस्टेंस कम हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ये डिस्टेंस कम हो जाता है, दिस डिस्टेंस, तो इसका मतलब उसका टॉर्क जो जनरेट हो रहा है जो मूवमेंट को देने के लिए, वो कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो बैलेंस कर पाएगा आराम से। तो हाउ डज कीपिंग ए बॉडी पैरेलल टू द लैडर मेक अ क्लाइंबिंग इजियर? बिकॉज इट रिड्यूसेस द टॉर्क, इट रिड्यूसेस द
torque arm your distance, the perpendicular distance from the point of axis of rotation से कम करके, तो वो उसका कम मोमेंट को जनरेट करेगा, जिसकी वजह से वो इजीली बैलेंस कर पाएगा। होपफुली क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट वाला क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीजनरेटिव ब्रेक्स इन्वॉल्व harnessing the energy that is typically lost when a car decelerate and brake, and instead using it to recharge a car batteries। तो रीजनरेटिव ब्रेक एक टेक्नोलॉजी है जिससे क्या होता है, जब ब्रेक दबाते हैं तो आपने सुना होगा, ब्रेक दबाने से क्या होता है, आवाज आती है, कभी कभी बहुत पावरफुल ब्रेक दबाते हैं करके आवाज आती है, और हीट फॉर्म में एनर्जी निकलती है जो अनवांटेड है। तो उन्होंने बोला रीजनरेटिव ब्रेक्स क्या करते हैं, उस एनर्जी को हार्नेस करते हैं, उसे कैप्चर करते हैं, एंड दे यूटिलाइज दैट एनर्जी टू रिचार्ज द बैटरीज। ध्यान वर्ड रखना इसमें, जो आपका एक वर्ड ध्यान रखने वाला है, दैट इज रिचार्ज योर बैटरीज। ठीक है, इस वर्ड को याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट क्या कह रहा है? अनलाइक द ट्रेडिशनल ब्रेकिंग सिस्टम दैट इज सिंपली डिसिपेट एनर्जी, डिसिपेट बोले तो जो एनर्जी वेस्ट हो जा रही है, रीजनरेटिव ब्रेक्स अलाउ सम ऑफ द दैट एनर्जी बी टू बी रिसाइकल्ड। व्हाट इज द एनर्जी conversion process that result in wasting of energy in a normal car during brakes? So यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी जो अनवांटेडली है। तो व्हाट इज एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस? तो काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी जो अनवांटेड है। और दूसरा पार्ट पूछा, हाउ डज रीजनरेटिव ब्रेक्स डिफर फ्रॉम द नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कन्वर्शन? तो उसमें क्या हो रहा है, अब ध्यान से वर्ड समझना, रिचार्जिंग। जब आप बैटरी को चार्ज करते हो तो वो कन्वर्ट होके केमिकल एनर्जी में जरूर सेव हो जाता है बैटरीज के अंदर, पर जब चार्जिंग की बात कर रहे हो तो वहां पे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो योर काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो क्या लिखेंगे यहां पे? योर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल, क्योंकि चार्ज कर रहा है, और किसको चार्ज कर रहा है? बैटरी को। तो बैटरी जो चार्ज होगी वो कौन सी फॉर्म में होगी? इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ओके नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। जॉन इज ट्राइंग टू क्रिएट अ म्यूजिकल नोट यूजिंग अ वाटर फिल्ड बॉटल एज शोन इन अ फिगर। तो यहाँ फिगर आपको दिख रहा है, बोटल्स है, और आपने एक यूट्यूब पे वीडियो भी देखा होगा, काफी फेमस हुआ था, एक बंदा जो म्यूजिकल साउंड बनाता है ऑलमोस्ट पियानो जैसा, जिसमें अलग अलग बोतल को अलग अलग, सेम बोतल को अलग अलग लेवल तक भरता है, और बड़ा मजा आता है उसको सुनने में। तो वैसे कुछ है यहाँ पे, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है। Which of the bottle is likely to produce a musical note which is highest pitch? तो यहाँ पे एक सिंपल से टॉपिक को हम पकड़ते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो यहाँ पे देखो, बी का जो एयर कॉलम है वो सबसे कम है, तो ये हाईएस्ट बनाएगा, और क्योंकि सबसे ज्यादा ए का है तो ये सबसे लोएस्ट बनाएगा। तो रीजन भी बता दिया और आंसर भी। ओके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। व्हेन, ओके तो क्या लिखा हुआ है? व्हेन अ शाम the band leader struck both the bass drum and the kettle drum with equal forces. The bass drum emitted the sound measuring 120 decibel, whereas the kettle drum produced the 90 decibel। तो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, अगर आपने कभी ड्रमर को देखा तो एक ड्रम जो उसके पैरों के पास होता है और एक ड्रम जो सामने होता है, वो कह रहा है दोनों को सेम फोर्स से वो मार रहा है, बट जो बेस ड्रम है या बास ड्रम है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है लाउडनेस, बिकॉज उसकी सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जिसका जितना ज्यादा बड़ा सरफेस होता है उतना ज्यादा, उतना लाउडर साउंड वो प्रोड्यूस करता है। और वहीं पे जो आपका कैटल ड्रम है उसका सरफेस एरिया कम है, इसकी वजह से वो लाउडनेस कम प्रोड्यूस कर रहा है। सेम, ओके क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो ओके ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोगों को करा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो कोई नहीं, स्टिल हम लोग कर लेते हैं। तो ए बी सी एंड डी, और मैंने आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था रो एल बाय ए, और इसको सिंप्लीफाई भी करके बताया था एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, और बोला भी था रो हटा दो पाई हटा दो बिकॉज दीज आर कांस्टेंट। तो क्या बचेगा? तो अब रेडियस और डायमीटर में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर रेडियस को डायमीटर में चेंज करोगे तो अगेन कांस्टेंट्स आएंगे, तो वही सारा फंडा फिर से पड़ेगा। तो यहाँ पे एल एल ही है, और यहाँ पे जो एरिया है वो 2 4 डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
अब क्योंकि मैंने 2d का स्क्वायर रखा है, टू डिनोमिनेटर में 2d था, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं L/2d का स्क्वायर। अब क्यों ये मैंने हटा दिया, क्योंकि ये सबके पास आने वाला है, ये भी सबके पास आने वाला है, और रेडियस को अगर डायमीटर में चेंज करोगे तो यार आपको डायमीटर बाय 2 लिखना पड़ेगा, 2 आएगा, तो वो भी आप हटा सकते हो। तो बेसिक चीज, आप चूंकि रेशियो है तो हटा दिया मैंने, ठीक है। बी वाले में देखो, लेंथ क्या है 3l, और इसका जो डायमीटर डी है तो डी स्क्वायर ही रहेगा। इसका 2l/2d का स्क्वायर यानी 4d स्क्वायर आएगा, और यहां पे आएगा L/d स्क्वायर। तो अगर मैं हटा दूं सब कुछ तो यहाँ 1/4 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 2, या 1/2 ही बोलो, ठीक है, कट जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, और यहाँ 1। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो 4 से तो ये 1 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 4 से करोगे 2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो आप खुद देख लो, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है। तो इन अबव डायग्राम कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ए, तो आप 1/12/2/4, और इवन ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कराया, तो आप वहां से भी देख के कर सकते हो। यहाँ थोड़ा जल्दी करा दो क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहां पे कराया था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर टू कॉपर वायर ऑफ लेंथ रेशियो 1/2। तो लेंथ का रेशियो क्या है, 1/2। देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, their cross section areas in a ratio 1/4. What will be the ratio of their resistance and specific resistance? So यहां तक पढ़ लेते। तो लेंथ कितनी है, लेंथ अगर आप देख रहे हो तो लेट द रेशियो में अगर x बोल लूं तो यहां वाले को x मान लेते हैं, ठीक है, इन रेशियो को, ठीक है, और इन वाले रेशियो को हम y मान लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपल अभी बताया, रो L/A। तो अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस बोलूं तो ए फर्स्ट, तो इसका हो गया रो, तो हटाई दो क्योंकि रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है, कॉपर है, क्योंकि लेंथ हो गया x और ए हो जाएगा y, ठीक है। वहीं पे R2 की बात करते हैं, तो R2 क्या है, R2 है 2x, और लेंथ उसकी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक सेकेंड, हाँ, लेंथ 2x और एरिया 4x, ठीक है। तो ये, ओ सॉरी, 4y, ठीक है, 1/2। सो R1/R2 जब करेंगे तो x/y/1/2xy, तो xy से xy कटेगा और ये ऊपर चला जाएगा, 2/1। तो दिस इज 2/1 रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां तो बहुत सिंपल है कि क्योंकि x/y बिल्कुल सेम है, ये भी अगर मैं बोलूं तो ये एक्स और वाई, एक सेकेंड, या ये एक्स और वाई बिल्कुल सेम है, तो जब ये एक्स और वाई बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, ये एक्स और वाई बिल्कुल सेम है, यहां भी एक्स और वाई बिल्कुल सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1/2 डिनोमिनेटर में, जो कि ये 2 कहां चला जाएगा अल्टीमेटली, न्यूमरेटर में। क्लियर है। सो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं आया तो बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, जिससे आप लोगों का सोल्यूशन बिल्कुल हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, AB is an object, PQ is it real, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज, PQ रियल इन्वर्टेड इमेज है। The length of AB and PQ are equal. This is possible when the lens is present between the object and its image, ठीक है। तो यस, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो और उसका कॉन्वेक्स लेंस का, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ पर ये होगा कॉन्वेक्स लेंस, और ये कौन सा है, ये जो दूरी है ये 2f पे है, तो यहाँ पे भी जो बनेगी 2f पे बनेगी, क्योंकि सेम साइज बनी है, 2f पे रखते हो तो सेम साइज बनती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का जो पार्ट है वो यही कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज। तो हमने पता लगा लिया कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, एंड ऑल्सो स्टेट द पोजिशन ऑफ द लेंस एग्जैक्टली इन मिड वेयर इट इज टू बी प्लेस्ड, तो हमने बता दिया। नेम अ डिवाइस वेयर दिस लेंस इज एक्शन इन यूज, कहां पर ये यूज होता है। तो ऐसा वाला मैं, अगर मैं आपको बोलूं, कैमरास होते थे वहां पे यूज होता है, मैग्निफिकेशन ग्लासेस में यूज होता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में यूज हो सकता है, माइक्रोस्कोप में यूज होता है, तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव है जहां भी यूज ये होता है, इवन फोटोकॉपी मशीन में भी यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू मेटल्स, तो रीड आउट करते हैं मेरे साथ।
देखो सबसे पहले स्किल ही यही है कि जितना आप रीड करोगे उतना बेहतर आप करोगे, ठीक है। तो द टू मेटल A and B have their specific heat capacity in the ratio 2:3. So अगर आप मॉर्निंग की वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो मैंने अभी वहां पे 3 चैप्टर करा दिया है। मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी करा दिया है, साउंड करा दिया है, एंड योर मोमेंट ऑफ फोर्स करा दिया है, इवन मशीन करा दिया है। तो 4 चैप्टर हो गए हैं, एंड बहुत जल्दी मैं बाकी चैप्टर्स भी कराऊंगा। एंड यस, साथ ही साथ हम लोग कंप्यूटर्स को भी अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं आप लोग उसको भी देखो, तो क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा टर्म तो ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए समझाना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक सेकेंड। तो हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है बताओ। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर मैं आपको बस समझाऊं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहती है कि अमाउंट ऑफ हीट डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय मास, ठीक है। तो ये दो सब्सटेंस का दिया है 2:3। जिसकी हीट कैपेसिटी जितनी कम होगी वो उतना गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। या आप एब्जॉर्बर की तरह यूज कर रहे हो तो यस दे आर गुड। सो दे इफ दे आर सप्लाइड द सेम अमाउंट ऑफ हीट, which metal piece show the greater rise in temperature, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, if their masses are same, ठीक है। तो मास सेम है और तो सिंपल सा बात है, ए आपको ज्यादा देगा क्योंकि उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कम है, ठीक है। कैलकुलेट द रेशियो इन विच देयर टेम्परेचर राइजेस। तो टेम्परेचर राइज का फॉर्मूला अगर मैं यहां से पूछूं तो क्या हो गया, टेम्परेचर राइजेस का फॉर्मूला हो जाएगा Q/Cm, ठीक है। इफ द मास इन रेशियो ए इज दिस, तो टेम्परेचर राइजेस T1 जो होगा, क्योंकि Q उसकी हीट है तो यहाँ 2x ले लेते हैं, और चेंज इन टेम्परेचर, ओ सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नहीं, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव टेम्परेचर इफ द मासेस ऑफ द आर इन रेशियो। तो दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दी गई है। तो यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया है, इसे जरा हटा दे 2x को। तो दोनों को Q अमाउंट ऑफ हीट दी हुई है, स्पेसिफिक कैपेसिटी 2x है, और मास उसका बोल रखा है 3y, ठीक है। और वहीं पे T2 क्या है, उसको भी 2Q हीट दी गई है, वहां का है 3x और ये है 5y। तो अगर मैं T1/T2 पूछूंगा तो Q/6xy अपॉन Q/15xy, xy से xy गया, Q से Q गया, 3 2 जा 3 5 जा, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5:2 विल बी योर आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि दिस इज ओके। फटाफट क्वेश्चंस पे। ओके, Soumya took two right circular cones. Soumya took two right circular cone of same vertical height. One of two cones is solid one, and while other was a hollow from inside. By measuring the cross section of area of cone and from the knowledge of symmetry, by using a suitable formula, he found the position of center of gravity of both cones. He found the difference is 1.5. So what is the vertical height of the two cones? तो ये वाला कुछ कुछ आपको मैंने करवाया है। तो यहाँ पे एक सेकेंड, तो अगर मैं आपको बोलूं तो एक का h/3 होगा, एक का h/4 होगा, ठीक है। और इन दोनों की हाइट कितनी दे रखी है, 1.5। तो अगर आप कर लो 12 LCM, 4h - 3h = 1.5, तो h = 1.5 × 12, तो यहां से हाइट निकल के आएगी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है। तो व्हाट इज द वर्टिकल हाइट ऑफ टू कोन्स, तो वर्टिकल हाइट आपको पता चल गई, दैट इज 18 सेंटीमीटर, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेस्मिक वेव हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब सेस्मिक एक तरीके की वेव है जिनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। ड्यूरिंग अर्थक्वेक, why are short length building more prone to the damage caused by high frequency seismic wave? अब ये मैंने अभी आपको
जो एयर कॉलम वाला था वहां मैंने एक बात बताई थी, तो अगर आपको याद हो तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ अ वायर, लेंथ ऑफ अ बिल्डिंग भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो सेस्मिक वेव जो एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, तो ऑब्वियसली वो शॉर्ट टॉल बिल्डिंग्स से मैच करेगी और उसमें ज्यादा डिस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा पाएगी। क्योंकि आप समझो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के साथ है, यहां उन्होंने बोला है कि जो शॉर्ट वेव लेंथ वाली है, तो शॉर्ट लेंथ बिल्डिंग्स जो है, शॉर्ट लेंथ बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो सैंडविच में जो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाली होगी वो उनसे मैच कर जाएंगी एंड रेजोनेंस टेक प्लेस और वहां पे डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Will the center of gravity of a hollow sphere filled half with mercury and half with oil be identical to that empty hollow sphere? No, because इसका भी रीजन समझ लो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब मान लेते हैं एक गोला है आपके पास, ठीक है, उसमें आधे में मरकरी है और आधे में, तो अगर मरकरी ज्यादा है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और ऑयल का ऊपर। तो इन दोनों के बीच में एक्चुअल में होना चाहिए, मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, मान लो ये गोला है और ये पूरा मरकरी से बना है और आधा आधा इमेजिन करें, तो इसका आधा यहां बिल्कुल इस हेमिस्फेयर के मिड में और एक का हेमिस्फेयर के मिड में, कि हम दोनों का एवरेज निकाले तो बिल्कुल सेंटर पकड़ो। सेम चीज यहां पे हुई है, बट इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल नीचे शिफ्ट हो गया हल्का सा, और इसका भी थोड़ा ऊपर, और इन दोनों का जब एवरेज निकाला तो वो नीचे मरकरी की तरफ ज्यादा आया। समझ में आया? तो मरकरी और ऑयल की डेंसिटी डिफरेंट है, इस वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आप प्रेडिक्ट कर रहे थे बीच में होना चाहिए वो नहीं होगा। इवन हमने पेंडुलम वाले क्वेश्चन में भी ये सेम चीज को देखा भी था। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाह, बढ़िया क्वेश्चन। सो स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो डायग्राम को स्टडी करते हैं कि 20,000 न्यूटन फोर्स लग रही है 10 मीटर की दूरी पे। ठीक है, और इसका वजन उठा रहे हैं 4,000 kg है, 25 मीटर की दूरी है। तो इन द गिवन डायग्राम इज द वर्कर अटेम्प्टिंग टू रेज और लोअर द लोड। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे वर्क इनपुट क्या हो रहा है। तो वर्क इनपुट अगर मैं बोलूं, तो वर्क इनपुट हो रहा होगा, अगर आप मल्टीप्लाई कर लो 20,000 इंटू 10, तो कितना आया? 2 लाख। ठीक है, 2 लाख न्यूटन मीटर। ये टॉर्क जनरेट कर रहे हो या ये आप एनर्जी लगा रहे हो। ठीक है, अब वहीं पे इधर देख लेते हैं वर्क आउटपुट, या जो आप लगा रहे हो तो वो कितना है वर्क आउटपुट। एक सेकेंड, ठीक है, वर्क आउटपुट इक्वल टू 25 इंटू 4,000 और इंटू 10 है ना। तो 4 इंटू 25 100, तो ये 0 3 और 0 4, 1 2 3 1 4, तो 3 और 3। भैया ऑब्वियसली इतना कम फोर्स से इतना ज्यादा बॉडी को उठा तो पाओगे नहीं, तो यानी वो रख रहा है। इतना समझ में आया? तो ही इज नॉट एक्चुअली लिफ्टिंग दैट थिंग, ही इज एक्चुअली क्या कर रहा है, वो उसको रख रहा है। अगर उठाना होता तो यहीं पे वो सेम चीज को क्या बोलते कि वो ज्यादा फोर्स लगाएगा और तब जाके वो उस चीज को उठाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि वो कम फोर्स के साथ लग रहा है, तो इसका मतलब वो उस चीज को रख रहा है, और ये सिंपली सी समझ में आ रहा है, क्योंकि 10 लाख सॉरी, और वहां पे 2 लाख, तो ये रीजन है। और जस्टिफाइड आंसर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि वो जो वर्क इनपुट है यानी जो एनर्जी वो लगा रहा है वो कम है, और जो एनर्जी वो उठा रहा है वो ज्यादा है। और न्यूटन मीटर है क्या वहां पे? ठीक है, तो यहाँ मीटर लगा लेना या। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम्म, ओके, the graph show load against effort for a lever with a load and effort on same side.
ठीक है, लोड और एफर्ट ऑन द सेम साइड ऑफ अ फल्क्रम। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। ठीक है, वो क्या कह रहा है, द ग्राफ, ठीक है, मान लो फल्क्रम, तो लोड और एफर्ट एक ही साथ है। अब ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करो, ये वाला पॉइंट को पकड़ लो। यहां पे लग रहा है एफर्ट आपका 5 और लोड लग रहा है, लोड था 10, तो एफर्ट दूर होगा और लोड पास होगा। ठीक है, क्यों, अब मैं इस कंक्लूजन पे क्यों आया। आपका एफर्ट लग रहा है 5 kgf और आप लोड उठा रहे हो 10 किलो का, तो दैट इज फोर्स मल्टीप्लायर। दोनों एक तरफ है, या तो ये सेकंड क्लास लीवर होगा या ये थर्ड क्लास होगा। ठीक है, कौन सा लीवर जिसमें एफर्ट और लोड एक ही तरफ होते हैं और वो फोर्स मल्टीप्लायर होता है, तो वहां पे एफर्ट जब दूर एफर्ट आप बढ़ जाती है तो दैट इज फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, तो अब मैंने क्वेश्चन रीड नहीं करा, बस इतने कंक्लूजन पे आया हूं। ठीक है, which feature of load and effort graph must be calculated to determine the mechanical moment? It's a force multiplier, तो मैंने आपको बता दिया। which class does this lever belong? That is second class। ठीक है, चलिए, ओके। सो को मैकेनिकल एडवांटेज होगा लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड 10 था और एफर्ट जो था वो 5 लग रहा था, तो यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ जाएगा, और ऑब्वियसली उसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। यहां पे मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है, 1 जूल पर ग्राम पर फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। सेल्सियस F-32, ठीक है, 5/9। ठीक है, बहुत टीचर्स ने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट चेंज करने का नॉर्मल चीज नहीं है, ये चेंज है, चेंज इन फ़ारेनहाइट, और उसको बदलना है चेंज इन सेल्सियस में। तो मान लेते हैं कि एक F1 टेम्परेचर था, तो F1 - 32 इज 5/9, और ये आपको C1 प्रोवाइड करेगा। सेम C2 क्या होगा, F2 - 32 और 5/9। अगर मैं आपसे पूछूं चेंज इन डिग्री सेल्सियस में, ये C1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो वो होगा C1 - C2, जो कि सिंपल होगा 5/9 F1 - 32 -5/9 F1 2 - 32। जब आप इसमें 5/9 कॉमन लेंगे तो आएगा F1 - 32, और ये माइनस F1 में मल्टीप्लाई होकर बना देगा -F2, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर बना लेंगे +32। तो +32 ये कट गया, तो आपके पास आया चेंज इन सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 चेंज इन फ़ारेनहाइट। और यहां बोला फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करो, तो जब आप इसे चेंज करेंगे, एक सेकेंड, या जब आप इसे चेंज करेंगे तो ये 9 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जब डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में लिखा जाएगा तो हो जाएगा 1.8। आप डिवाइड करो, 5 × 5 बचेंगे 408। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो इसमें आप ध्यान से देखो, 1 जूल को मैंने ऐसे रहने दिया, के ग्राम को करा तो डिवाइड बाय 1000, जो कि अल्टीमेटली न्यूमरेटर में आ जाएगा। और फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट जो डिनोमिनेटर में है, जब डिग्री फ़ारेनहाइट को मैं लिखूंगा तो 9/5 लिखूंगा, तो 1 जूल, ठीक है, अपॉन इंटू 1000, अपॉन में फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट जो है, अभी हमने देखा फ़ारेनहाइट कितना था, 9/5, तो डिनोमिनेटर में रखोगे फ़ारेनहाइट को 9 और ऊपर रखेगा 5, तो ये हो जाएगा, ओ सॉरी, ये हो जाएगा 5000/9। ठीक है, 1.8 तो कन्वर्जन हो गया, ये न्यूमरेटर में नहीं होगा बल्कि डिनोमिनेटर में डिवाइड। तो 1.8 से चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हैं, यू विल हैव योर आंसर। ठीक है, पीछे आंसर से मैच नहीं करेगा, बट दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसे प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
मैच द कॉलम बाय चूजिंग द बॉडी पार्ट ऑफ अ करस्पॉन्डिंग मैकेनिकल लीवर इन अ सेम क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले नॉडिंग ऑफ हेड की बात कर लेते हैं। नॉडिंग ऑफ हेड फर्स्ट क्लास लीवर होता है। लिफ्टिंग अप बॉडी वेट ऑन योर टोस, ये आपका सेकंड क्लास लीवर होता है। तो फर्स्ट क्लास लीवर को देखो कौन सा होता है, तो फर्स्ट क्लास लीवर सीसो है। और सेकंड क्लास लीवर, अगर आप टोंग को देखा है, टोंग ऐसा चिमटा जैसा जो होता है, यहाँ पे लोड होता है, यहाँ से आप एफर्ट लगाते हो, दिस इज योर फलक्रम। ठीक है, तो आप देख रहे हो वहां पे लोड होना चाहिए, तो दिस इज एफर्ट, दिस इज थर्ड क्लास लीवर, तो ऑब्वियसली बॉटल ओपनर इज योर सेकंड क्लास लीवर। तो ये हो गया मैच। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है रीड्रॉ द डायग्राम और लिंकिंग ए बी सी डी। ये डायग्राम बिल्कुल आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझो ए क्या है। तो ए लाइव वायर है। क्यों लाइव वायर है इसका रीजन समझा दूंगा। बी न्यूट्रल है और सी अर्थ है। अब बात करते हैं कैसे आया। तो इसके सिंबल से तो आपको पता चलेगा सी अर्थ है। बी और सी के बीच में जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है, और ऐसा सिर्फ अर्थ और न्यूट्रल के बीच में होता है। तो अर्थ और तो इसका मतलब बी न्यूट्रल था, और ऑब्वियसली इसमें और इसमें भी 240 है, और इन दोनों में भी, तो ये लाइव वायर हुआ। पहली चीज इतना क्लियर है। और सी को उठाओ, एक्स में कनेक्ट कर दो। दैट वाज द फर्स्ट इजीएस्ट तरीका, मतलब जो होना चाहिए। ठीक है, दैट इज इजीएस्ट वे जो आप लोगों ने कर लिया। एंड देन इसके बाद आपका जो न्यूट्रल वायर होता है वो लेफ्ट की तरफ होता है, तो यहाँ पे बी निकलेगा और ये वाई में जाके कनेक्ट होगा, और ए जो होगा वो एक्स में होगा। ठीक है, तो लाइव वायर आपका राइट साइड में होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपने, ये तो मैंने इस वाले लाइव वायर को लेफ्ट में कनेक्ट कराया और न्यूट्रल को राइट में कनेक्ट कराया, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। अगर आप बुक्स में देखोगे या आप सॉकेट को भी देखोगे, तो सॉकेट में जब आप ऐसे सॉकेट को प्लग को डालते हो, तो ये राइट वाला जो सॉकेट होता है या प्लग होता है वो लाइव वायर को दर्शाता है, और ये लेफ्ट वाला होता है ये न्यूट्रल वायर को, और ऊपर वाला अर्थ को। तो लेफ्ट हैंड से अगर आप करते हो, ठीक है, तो अगर ऐसा अपनी तरफ टर्न करते हो, तो ये जो आपका लेफ्ट की तरफ है, ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ, तो ये लाइव है। ऐसे ही मैंने याद कराया। तो अब जब आप इसे सॉकेट में डालोगे, तो ऑब्वियसली ये वाला जो सॉकेट राइट साइड वाला जो होगा ये लाइव वायर होगा, और लेफ्ट वाला न्यूट्रल वायर होगा। तो एक बार प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली ये आईसीसी वालों को भी टैग कर दे, हैशटैग आईसीसी लिखकर, क्योंकि वो भी इस चीज को देखें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 53 क्या कह रहा है। Ashish and Sameer Aditya Mohit was sitting in on a terrace of Ashish house listening a song playing in Aditya mobile. Mo is sitting in one corner, a little distance away from other, requests to increase the volume of the song, but Aditya says the volume is full. Sami, being a smarter guy, get up and goes into the kitchen and bring the empty steel glass and place the mobile phone inside it and solve the problem. What is the reason for Sami to keep the mobile phone in a glass? तो उसने क्या करा, उसने एक एम्प्टी ग्लास की जो एयर कॉलम है, उसको उसी स्पीकर की जो साउंड वो प्रोड्यूस कर, फ्रिक्वेंसी जो प्रोड्यूस कर, उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच करा दिया। ये जो गिटार में होता है, गिटार में क्या होता है, अगर आप एक इलेक्ट्रिक गिटार को बजाओ तो उसकी साउंड इतनी नहीं होगी, और वो ज्यादा दूर तक सुनाई नहीं देगा अगर वो एम्प से कनेक्टेड नहीं है तो। बट वही सेम इंटेंसिटी के साथ आप एक एकॉस्टिक गिटार को बजाते हो और वो काफी दूर तक सुनाई देता है, बिकॉज उसके साथ एक होलो पार्ट होता है जिसे बोलते हैं साउंड बॉक्स, या होलो साउंड बॉक्स होता है, जो कि उसी फ्रीक्वेंसी में मैच करवाता है जिससे वो साउंड प्ले कर रहे हो। तो इस वजह से वहां पे साउंड जो है वो उन्हें सुनाई देती है, और काफी दूर तक डिस्टेंस तक वो जाती है। होपफुली आंसर क्लियर हो गया होगा। समीर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ वाइब्रेटिंग प्रोड्यूस बाय द फूड। वेरी गुड, ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है। You are given three resistor of magnitude 3. You join them either in series or in parallel. How you arrange them to maximize के लिए आपको सिंपल सा है। मैक्सिमाइज के लिए आप उन्हें सीरीज में लगा दिए, तो ये 3 3 और 3 R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2
प्लस R3, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 3 + 3 दैट कम्स 9 Ω। और पैरेलल में अगर आप लगाते हो 1/R इक्वल टू 1/3 + 1/3 + 1/3, जो कि हो जाएगा 3/3, जो कि 1 होता है, तो R हो गया 1 Ω। तो मिनिमम करने के लिए पैरेलल में लगा दो और मैक्सिमम करने के लिए उसमें लगा दो, ठीक है। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? क्वेश्चन कह रहा है इन अ गोल्ड एटम एटॉमिक नंबर क्या गिवन है? इन अ गोल्ड एटम एटॉमिक नंबर ऑफ 79, an electron revolve around the nucleus in a circular orbit. There is a strong electrostatic force between the positive charge of the nucleus and the negative charge atom. Through the total positive charge possessed by the nucleus is much higher than the negative charge of electron. There is a no displacement of the electron in a direction of force. Name the force responsible for the movement of electron around the nucleus in the orbit. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बट यहाँ पे जो रिवॉल्व कर रहा है वो सर्कुलर पाथ पे उन्होंने वर्ड मेंशन करा है सर्कुलर पाथ, अगर आप देखा हो। यस, ये मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। नो डिस्प्लेसमेंट, बट वो जो न्यूक्लियस कर रहा है, यस दिस इज सर्कुलर पाथ। तो जो सर्कुलर पाथ जब वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या कहना मांग रहे हैं? ये कहना मांग रहे हैं जब वो सर्कुलर पाथ में वो घूमेगा तो यहाँ पे कौन सी फोर्स एक्टिव होगी? एक सेकेंड। ओके, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ में बोल रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे सर्कुलर पाथ में वो बोलना मांग रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसको रोल प्ले जो कर रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब कई बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल देंगे, बट अगर आपने पढ़ा हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी तरह ट्रीट कर रहा है ये आपको बताना है, दैट इज सेंट्रीपिटल। इन द एब्सेंस ऑफ सच फोर्सेस व्हाट वुड बी हैपन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन? अगर ये फोर्स एग्जिस्ट ना करे तो इलेक्ट्रॉन सीधा निकल जाएगा, ठीक है, वो सर्कुलर पाथ में रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पर नहीं एक्ट करेगा तो वो स्ट्रेट जो जिस पाथ को या जिस ओरिएंटेशन को चल रहा हो, यानी एक सिंपल सा बात बोलूं कि एक पत्थर को आपने रस्सी से बांध के घुमा रहे हो, अब मैं रस्सी छोड़ दूं तो क्या होगा? वो घूमेगा नहीं, क्योंकि टेंशन फोर्स जो उस सेंट्रीपिटल रोटेट कर रही थी वो एक्ट नहीं कर रही होगी, ठीक है। ओके, चलिए नीचे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? A straight long wire passed vertically through the cardboard and sprinkle iron fillings. So बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। When a current is passed through the wire in upward direction, it seems that iron filling arrange themselves in a definite pattern by, because जब करंट वायर उसमें से जा रहा होगा तो यानी मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। तो ये वायर बोल रहा है कि ऐसे एक वायर जा रहा है और आपने एक कार्डबोर्ड ऐसे लगाया है। एक सेकेंड, थोड़ा सा, तो मतलब यहाँ तक आ रहा है और उसके बाद ये नीचे से ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो करंट कहाँ जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली राइट एंड थंब रूल अगर आप लगाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही होंगी वो कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही है, ऐसे, ठीक है। और उनका डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और ये इसी तरीके से अपने आप को अरेंज करेंगी, ठीक है। ओके, व्हाट वुड हैपन टू दिस अरेंजमेंट इफ द मोर करंट वर पास थ्रू द वायर? तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मैंने बनाए थे, यहाँ पे जो आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं थोड़े दूर दूर, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पास आ जाएंगे, क्योंकि करंट ज्यादा होने से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जो कैसे दिखाई जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है, वो कन्फाइंड हो जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, होपफुली समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा, ऑन हॉट समर डे वी ऑफन पुट आइस क्यूब टू कूल द वाटर, व्हाई? बिकॉज जो वाटर है इट्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ मोर हीट। तो अगर हम 0 डिग्री, मैं इसका क्वेश्चन को और थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, अगर 0 डिग्री सेल्सियस, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस वाटर डाल या 0 डिग्री सेल्सियस आइस डाले, तो 0 डिग्री सेल्सियस, मैं एक चीज को दिखा के बताता हूँ। देखो,
आइस जो होगी, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी, पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर होगी, और उसके बाद वाटर से वो टी टेम्परेचर तक जाएगी जितने पे वो हीट मिक्सचर बनने वाला है। बट अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस वाटर डाल दोगे तो वो डायरेक्ट टी टेम्परेचर तक जाएगा जो मिक्सचर का बनेगा, यानी ये वाला पार्ट हट जाएगा। तो आइस ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी वाटर में से और उसको ज्यादा कूलर पॉइंट तक लेके जाएगी, इसलिए समर में हम आइस को डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 58। इन अ गिवन डायग्राम मीनाक्षी रिप्लेस द एमीटर बाय वोल्टमीटर बाय मिस्टेक। एमीटर की जगह उसने क्या लगा दिया, वोल्टमीटर। तो एमीटर सीरीज में लगता है, इसलिए उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो क्वाइट लो होता है, बट वहीं पे वोल्ट मीटर जो लगता है वो पहले में लगता है और उसमें से ज्यादा करंट ना जाए, इसलिए उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, या कई बार बुक्स में लिखा होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो अगर उसने वोल्ट मीटर लगा दिया एमीटर की जगह तो सर्किट वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, सर्किट वर्क ही नहीं करेगा। और रीजन भी मैंने आपको बता दिया, बिकॉज वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्वाइट हाई होता है। नेक्स्ट, अ मीटर रॉड, अ मीटर रॉड इज हाफ मेड अप ऑफ कॉपर एंड हाफ मेड अप ऑफ आयरन। अगर आपको याद नहीं है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन उन्होंने अपने सैंपल पे स्पेसिमेन पेपर में दिया था लास्ट ईयर, ऐसा ही सेम क्वेश्चन था। ठीक है, ओके चलते हैं। तो हाफ मीटर रॉड है, तो कैसे होगा देखो ध्यान से। ऐसा एक मीटर रॉड लगाया और ये किसकी बनी है, कॉपर, और हाफ ये आयरन की बनी है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, इफ वी प्लेस अ कॉपर पार्ट इज 900 ग्राम, तो कॉपर का वेट कितना है, 900 ग्राम, और मास ऑफ आयरन का वेट कितना है, 800 ग्राम। मास ऑफ आयरन का वेट कितना है, 800 ग्राम। देन कैलकुलेट द पोजिशन एट विच रॉड रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि इसका जो वेट है वो कितना है, 900, ठीक है, और इसका जो वेट है वो कितना है, 800। ठीक है, और इन दोनों, क्योंकि ये 100 है और इसका आधे पे, तो 25 यहां से निकाल दो, 25 यहां से निकाल दो, यानी इन दोनों में जो वजन है वो है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एक्स की दूरी मानू, इस दूरी को एक्स मानो, तो ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस एक्स। तो 900 इक्वल टू 50 माइनस एक्स इक्वल टू 800 एक्स। सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 800 माइनस 800 एक्स, सॉरी। तो 900 इंटू 50 माइनस 900 एक्स इक्वल टू 800 एक्स। तो 800 जाके प्लस का हो जाएगा, तो 900 इंटू 50 इक्वल टू 8 इंटू 9, 1700। ठीक है, एक्स। ठीक है, तो जब 900 इंटू 50 डिवाइड बाय 1700 होगा, तो एक दो, एक दो, तो 450 डिवाइड बाय 17 आएगा। ठीक है, कुछ मोटा मोटा आपका जो है, आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा। 7, एक सेकेंड दो ये, या, तो 450 डिवाइडेड बाय 17, तो ये आएगा 26। तो 26.4 मीटर एक्स, तो यहां से 26 होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं देखने के लिए, या, तो ये 500 से 26 इधर है, तो यानी इसका मतलब 550 से 26 इधर, तो टोटल अगर मैं आपको बोलूं, एक सेकेंड, या, तो टोटल यहाँ था 25 प्लस 50 था, 50 से 26.4 माइनस कर दो, तो 50 प्लस, और 50 माइनस 26.4 प्लस 25, तो 48.6 सेंटीमीटर पे एक्यूरेटली लटका होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड, या,
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस बारे को देखना है, ये बढ़िया चीज है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डायग्राम, ठीक है, अ डायग्राम बिलो शोज अ कॉपर कंडक्टर प्लेसिंग अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, magnetic compass P present above conductor, P is above or Q below the conductor. If the current pass through the wire A and B, then the two compass will show the permanent reflection. तो क्या होगा वो देखना है। तो बहुत सिंपल सा है कि एक वायर है और ये ईस्ट वेस्ट में जा रहा है, तो यानी अगर इसमें करंट जाएगा और या इफ द करंट पासिस फ्रॉम ए टू बी, तो करंट कहां से जा रहा है, इधर से इधर। तो यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम बात कर लेते हैं। तो एक ऊपर रखा है, एक नीचे रखा है। तो अगर मैं कहूं कि करंट ऐसे जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल आप लगाइए, तो ये ऐसे होगा। तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही होंगी और नीचे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके फेवर में जा रही होंगी। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं टॉप की बात करूं, तो ये अगर ऐसे है तो बिलो इधर की डायरेक्शन में और टॉप पे अपवर्ड। तो मैं इसको बना रहा हूं, तो यहाँ बिलो, अगर हम ऐसे देखें तो बिलो का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और अबव ऊपर ऐसे जो आ रहा है अबव, अबव का डायरेक्शन मेरी तरफ है। तो अब मुझे बताइए, अगर वो ऐसे जा रही हैं बी, मैंने बिलो नीचे वाले में, और बिलो आपको क्यू से दर्शा रहा है, तो वो तो जैसा मैग्नेट कंपास है उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ये कोई फोर्स नहीं आएगा, ये उसके साथ अलाइन हो जाएगा। बट वहीं ए की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे रही है वापस, और पी की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है ऊपर, तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्यू डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए, क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 61, इधर चलते हैं। The difference between the temperature of the water at the bottom and the top of the waterfall is 0.2 डिग्री सेल्सियस। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 0.2। कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ वाटरफॉल। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आएगा कि भाई ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पे एम जी एच ज्यादा है। तो एम जी एच इक्वल टू एम सी डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मास से मास आप काट दो, तो क्या बचा आपके पास, यहां से आपके पास बचा ग्रेविटी जो कि 10 है, हाइट आपसे पूछी है, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200, और चेंज इन टेम्परेचर 0.2। तो एक जीरो से एक जीरो उड़ाओ, पॉइंट हटाओ, एक जीरो से एक जीरो उड़ाओ, तो हाइट आपके पास आ गई 84 मीटर, ठीक है। जितने ऊपर से उसे फेंका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, ये डायग्राम है। द डायग्राम शोज, एक सेकेंड, डायग्राम क्या कह रहा है, द डायग्राम शोज अ स्ट्रॉ पार्शली इमर्स्ड इन वाटर इन ग्लासेस। Why does the straw in a water appear thicker as compared to the straw outside the water? Why does straw appear? तो अब अगेन जब पानी के अंदर से लाइट आएगी, और क्योंकि पानी एक अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम है और ये एक, और ग्लास में ये एक अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम और एयर में आएगी, तो एक अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जाएगा, जिसकी वजह से लाइट डेविएट हो जाती है और हमें दिखाई देती है कि ब्रॉडर जा रही है। तो ठीक है। तो आप इसमें सिंपल सा लिख सकते थे, द सर्फेस ऑफ ग्लास, जो आपका वाटर है कर्व्ड है, और वो एक्ट करता है कॉन्वेक्स लेंस की तरह, क्योंकि कर्व है तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट करेगा। और यही चीज बोतल में भी होती है, कभी कभी बोतल से किसी चीज को पढ़ने की तो कोशिश करिए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो चीज, क्योंकि वो फोकल लेंथ के अंदर दायरे में आती है, तो वो आपको बिगड़ दिखती है, अपीयर बड़ी दिखती है, तो इस वजह से थोड़ी मोटी हो जाती है। और वहीं पे जो डिसकंटिन्यूस है, बिकॉज ऑफ जो लाइट आ रही है वो एक स्ट्रेट पाथ से ना आके बल्कि डेविएट होके आ रही है, इसकी वजह से वो जो पॉइंट है वो आपको वैसा ना दिखा, मतलब कंटिन्यूस ना दिख के वो शिफ्ट दिखाए। और ये भी बोल सकते हैं कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, जिसकी वजह से आपको ये डिसकंटिन्यूस दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। इफ अ लाइट, क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं पहले। The above diagram show a triangular prism used to tracing the path of a ray AB due to
refraction of light through the prism and observe the diagram and answer the following question. State the correct eye position from PQR so that see the image of a position AB in the same line through the prism. तो देखो, अगर TIR नहीं हो रहा तो लाइट यहां से अगर नॉर्मल बनाओगे तो थोड़ा बेंड करके ऐसे आएगी, और यहां बनाओगे तो थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे होगी, तो यहाँ पे ही आएगी रे। अगर टीआई नहीं होता तो ये नहीं होता, और ये दोनों का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। अगर टीआई और होता तो यहां से रे ऐसे जाती, और नॉर्मली यहां से सीधी निकल जाती, या फिर थोड़ा सा बेंड करती तो यहीं गई। सो अब क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। तो पहला वाला पार्ट तो क्लियर हो गया होगा, कहां जाएगी, तो पहला वाला क्यू पे है। इफ द रे एंटरिंग the prism suffering a TIR, which would be appropriate position for PQR to see the image due to TIR. तो R will be the more S और R are the more accurate one, क्योंकि अभी वो जब तक सर्व नहीं करेंगे जब तक वो ना TIR के अंदर कैटेगरी में नहीं चले जाएगी, ठीक है। तो S और R दोनों के दोनों हो सकते हैं, हम नहीं बता सकते कि S पे जाएगी R पे जाएगी। ओके, सो फाइनली 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, चलिए करते हैं। Or read an expert from the story and answer the following question. On a stage, a soft iron box sit atop a hidden copper coiled platform conductive to the electricity. यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है. I summon a man who fancies himself a modern day Hercules on the stage and challenge him to lift the iron box. With ease, he lifted it up. Then, with a wave of my magic wand and a hidden switch is activated, I say I'm going to take your power strength, and I ask him to lift the box again. He struggled to unable to lift the box. तो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या हुआ होगा। तो अगर मैं आपसे सिंपल सा पूछूं, एक्सप्लेन द सीक्रेट बिहाइंड दैट, क्योंकि जैसे ही उन्होंने करंट को चालू करा होगा तो दैट थिंग बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उसने आयरन वाला जो हैमर है उसे पकड़ लिया, तो आयरन बॉक्स को होल्ड कर लिया। नेक्स्ट, इफ यू आर आस्क्ड टू डिजाइन द सेम मैजिक इन योर साइंस लैब, इफ यू नेसेसरी सर्किट डायग्राम, तो आपको कुछ नहीं करना, एक कॉइलिंग ऐसे बनाओ, यहाँ बैटरी लगाओ, और इसको एक आयरन बॉक्स के अंदर डाल दो, खत्म, ठीक है। ऐसा आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो। गिव वन एग्जांपल डिवाइस वर्क इन द सेम प्रिंसिपल। ये आपको इलेक्ट्रिक बैल में मिलता है, जो इलेक्ट्रिक बैल होती है उसमें यही सेम प्रिंसिपल आपका यूज होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जिसमें भी आप यूज करना चाहो। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, in which one of the switch S1 S2 should be open so that, तो एक को तो ओपन करना ही करना है, ठीक है, इक्वल टू 4 ओम। तो अभी मैं क्वेश्चन में जा ही नहीं रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि ये ओपन है, S1 इज ओपन, तो यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं S1 ओपन है। S1 क्या है, ओपन है। तो अगर S1 ओपन है तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में हो गए और ये पैरेलल में, तो सीरीज में अगर हो तो ये 2 और 10 12 हो जाएगा, और 4, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं 1/r इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 12, 1 प्लस 4 3 12, 4/12, तो ये आया आपका 1/3, या मोटा मोटा बोलूं तो S1 जब है तो 3 ओम रेजिस्टेंस होगा जब S1 ओपन है, ठीक है। S1 ओपन है तब ये है। अब हम बात करते हैं S2 ओपन है, तो S2 ओपन है तो यहां से कोई करंट नहीं जाएगा, ये दोनों इनएक्टिव हो गए। अब ये एक्टिव हो गया, ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस है ये एक्टिव हो गया, तो आधा करंट यहाँ के इसमें से बढ़ के गया होगा यहां से, और एक इधर से इस 4 में से, ठीक है। तो अब दो रेजिस्टेंस रह गए, तो R2 जो मैं निकाल रहा हूं ये मैं निकाल रहा हूं S2 के कंपेरेटिवली, तो यहाँ पे क्या होगा 1/6 और 1/4, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो 1/6 1/r लगा लो, 1/6 प्लस 1/4, तो ये उसका हो जाएगा 12 2 3, तो 12/5 दैट कम्स 2.4 ओम, ठीक है। या R3 लिखते हैं, R3 में क्या होगा, R3 में ये वाला एक्टिव नहीं होगा, बाकी दो एक्टिव होंगे, तो ये हो जाएगा 12, तो 1/6
प्लस 1/12, तो 12 एलसीएम होगी, तो ये आ जाएगा 2 + 1 दैट कम्स 3/12, तो 1/4, तो R3 हो गया 4 ओम। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपको समझना है। टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 4 ओम। तो 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम कब था, कब था, कब था, कब था, जब S3 ओपन था। तो यहाँ पे क्या ओपन रखना है, S3। टोटल रेजिस्टेंस वन 3 ओम, तो यहाँ पे क्या ओपन करना है, S1। ठीक है, अब टोटल करंट थ्रू 4 ओम जो होना चाहिए, दैट विल बी 3/5 ऑफ द टोटल करंट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस तो निकाल ही लिए। अच्छा, अब 1 मिनट बैटरी को भी चेक कर लेते हैं। बैटरी 24 की है, तो अगर मैं बोलूं R1 आपने निकाला, जब आपने उसे क्लोज करा था, तो वो आपका निकल के आया था 3 ओम, है ना। यहाँ लिख लेते हैं 3 ओम। और R2 आप निकाल के लाए हैं 2.4 ओम, जब S2 ओपन है। और R3 आप निकाल के लाए हैं 4 ओम। ठीक है, अभी हम इसी को लीड लेके चलते हैं। और क्वेश्चन EMF कह रहा है 24। EMF कितना बता रहा है आपको, 24। ठीक है, तो EMF आपका कितना है, तो EMF है 24 वोल्ट। तो VI अगर मैं बोलूं तो I1, अगर करंट I1 S1 बंद होगा, तो V = IR। तो I का फॉर्मूला हो जाता है V/R। तो 24 ÷ R, अगर 3 करते हैं तो I1 हो जाएगा 8 एम्पियर। I2 जो होगा वो हो जाएगा, अगर आप निकालो तो 24 ÷ I2, करंट है 2.4, तो मोटा मोटा मैं उसे डिवाइड कर दूं, तो यहाँ 12 और यहाँ 5, तो 12 2 जा तो 10 एम्पियर। और I2 और I3 जो आपका करंट है वो हो जाएगा आपका V24 ÷ 4, दैट कम्स 6 एम्पियर। ठीक है, तो ये करंट हो गया। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, 4 और 6, या ये दोनों ये सारे पैरेलल में है, तो 4 ओम से चाहिए, तो इसका मतलब ये तो एक्टिव है, या तो S1 होगा या S2 होगा। ठीक है, तो अगर वो S2, अगर मैं मान के चलूं कि S2 ओपन है, ओ सॉरी क्लोज है, और S1 ओपन है, तो S1 अगर ओपन है तो इसको हटा दो, S1 को हटा दो। रेस ओ सॉरी उसका रेजिस्टेंस कंसीडर करो, कितना था 3, और उससे करंट कितना जा रहा है 8। तो ये करंट आपका इधर आके कुछ पार्ट ऊपर वाले में बढ़ गया होगा, कुछ पार्ट नीचे वाले में बढ़ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों में बढ़ जाएगी पोटेंशियल बराबर बराबर 24 24। तो V = IR। तो V कितना होगा, 24। करंट आपको पता है, रेजिस्टेंस आपको पता है 4, तो करंट कितना निकलेगा, 6 एम्पियर। 6 एम्पियर किस में से जा रहा है, 4 एम्प इसमें से 6 एम्पियर करंट यहां से जा रहा है। टोटल कितना है, 8 एम्पियर। तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा था, जरा एक बार क्वेश्चन की लाइन भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्या है, कि करंट थ्रू 4 एम्पियर इज 3/5 ऑफ द टोटल करंट। तो 3/5 ऑफ द टोटल करंट, टोटल करंट जब R1 S1 क्लोज है तो 8, यहाँ पे 8 रखो, तो 5 8 जा 5 3/5। ठीक है, टोटल करंट अगर I2 को ले लें, तो 3/5 × 10, तो 6 एम्पियर आ रहा है। ये कब आ रहा है, जब हमने S2 को ओपन करा है। इसको ओपन करा है S2 को। तो अगर S2 को ओपन करते हैं तो उसमें से कितना करंट जाने चाहिए, 6 एम्पियर। और अगर आप देखो तो मैंने यही सेम चीज नीचे भी करी थी, और हमने यहाँ पे निकाला था कि उसमें कितना करंट जाएगा, क्योंकि तीनों से पैरेलल होंगे, कोई भी एक जाएगा। तो वहां पे आपका कितना निकल के आया था, यहाँ पे देखिए आप लास्ट पॉइंट, यस 6 एम्पियर। तो क्या ओपन है, S2 ओपन है। तो लास्ट पार्ट इसका क्या है, S2। इसको पॉज करके आराम से इसको दोबारा से देखना। बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट यस इजी, समझने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। इन अ गिवन फिगर, इन अ गिवन डायग्राम, ठीक है, इन अ गिवन डायग्राम X represent the conductive current carrying current into a plane of and kept a magnetic field north south direction.
ओके, in a given diagram, X represents the conductor. X represents a conductor current carrying into a piece of paper, and kept in a magnetic field north-south direction as a pole of a magnet and concentric circle of a magnetic field produced by the conductor. तो ये मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। तो अब देखो ध्यान से, करंट नीचे जा रहा है, तो अगर राइट हैंड थंब रूल लगाते हो करंट नीचे जा रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बननी चाहिए जो बन रही है। बट ये जो बन रही है वो बन रही है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर कहाँ होगी। तो यहाँ पे आपको जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको करंट फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं, बट उन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया कि करंट जो जा रहा है, एक सेकेंड, अगर आप देख रहे हो, अ प्लेन ऑफ पेपर कैप्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग करंट इनटू अ पेन ऑफ पेपर एंड कैप्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे करंट कहाँ जा रहा है, इनसाइड, क्रॉस का मतलब इनसाइड जा रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है फ्लेमी लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई। बी इधर जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, आप देख रहे होगे अपने फोन्स में, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में बी जा रही है, एफ बी, बी ये रहा, आई नीचे जा रहा है तो मैं इसे ऐसे रखूंगा, ठीक है। एफ, अब देखो, एफ बी, बी और आई, ठीक है। तो फोर्स कहां लगेगी, नीचे, यानी वो वायर जो ऐसा है प्लेन ऑफ पेपर वो नीचे की तरफ भागना शुरू कर जाएगा, ठीक है। इतना उम्मीद करता समझ में आएगा। तो डाउनवर्ड विल बी द फोर्स। एक्सप्लेन द कॉज अबव सेड फोर्स। तो कॉज क्यों है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि करंट कैरिंग वायर, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रेजेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स, एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है। नेम द लॉ यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ओके, स्टडी द डायग्राम, आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ दो डायग्राम दिए हुए हैं, होलो वाटर और ये दो वाटर के हैं, ठीक है। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलरेडी गिवन है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही होगी बीच में ही, होलो की भी। वाटर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी डाउनवर्ड आ जाएगी, इसकी भी थोड़ी नीचे ही आएगी क्योंकि ऊपर एयर है, जैसे मैंने अभी बताया सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, इसमें लेंथ ओरिजिनल लेंथ से बढ़ गया, इसमें भी ओरिजिनल लेंथ से बढ़ गया, और इनमें दोनों में सेम है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब जरा पढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग पेंडुलम अकॉर्डिंग टू द देयर नेचुरल लेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा लेंथ इस वाले की होगी, वाई की। तो लेंथ ऑफ वाई इज मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ डब्ल्यू होगा, और लेंथ ऑफ एक्स और लेंथ ऑफ जेड बराबर होंगे। तो जिनकी लेंथ ज्यादा बड़ी होती है उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही छोटी होती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग पैरेलल अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी सबसे, तो लेंथ इन दोनों की सबसे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम इनकी ही होगी, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी इन दोनों की, क्योंकि लेंथ सबसे कम है तो इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी और बराबर होगी। एफ एक्स और एफ जेड की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी, वो ज्यादा होगी एफ डब्ल्यू की उसके बाद, और एफ वाई की सबसे बाद, ठीक है। इन अ पेंडुलम एक्स इनिशिएट इन इनटू ऑसिलेशन, जेड सॉरी, which pendulum among the across them exhibit the highest amplitude of vibration, x, because दोनों का लेंथ सेम है, और रीजन क्या है, रेजोनेंस। दोनों की लेंथ सेम है तो वहां रेजोनेंस टेक प्लेस होगा और उसमें जाएगा। ओके, नेक्स्ट। इन अ फिजिकल लेबोरेटरी वेरियस ब्लॉक ऑफ मटेरियल लेवल ए एंड बी with the mass ranging 10 gram and 50 gram are are utilized to determine the respective heat capacity of the subsequent. A graph is plotted depicted this. सो मास ज्यादा है, इनको इस तरीके से प्लॉट कराया गया। तो देखो सिंपल सा बात है, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो ये जो ग्राफ आपको बोल रहा है वो हीट कैपेसिटी का है। तो हीट कैपेसिटी, और सी डैश से सिंबल भी कई बार आपने देखा होगा, इसका फॉर्मूला था क्यू बाय डेल्टा टी। बट
ये मैंने हर बार अपनी वीडियो में बताया, जैसे जैसे मास बढ़ेगा हीट कैपेसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि वो अकोमोडेट कर पाएगा। ठीक है, एक ही मटेरियल की दो अलग अलग हीट कैपेसिटी हो सकती है, बिकॉज उनके मास डिफरेंस हो गए। ठीक है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर अलग अलग अमाउंट ऑफ को हीट देनी पड़ेगी। और इन्होंने बोला है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड द मास ऑफ द मटेरियल सब्सिक्वेंटली ग्राफ। ठीक है, ये गिवन है। अब क्वेश्चन क्या बोला, प्लॉट इलिस्ट्रेशन रिलेशन बिटवीन मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी। तो अगर मैं हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपसे पूछूं तो क्यू एम बाय डेल्टा टी, जिसकी वजह से अगर आप इसको हटा लोगे तो सी इक्वल टू सी डैश बाय एम, ये आपके पास आएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं हीट कैपेसिटी और मास का जो रेशियो है वो क्या बताता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जिसका स्लोप ज्यादा बड़ा होगा, ये स्लोप भी तो है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, तो जिसका स्लोप ज्यादा बड़ा होगा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो किसकी स्पेसिफिक ज्यादा होगी, ऑब्वियसली ए की। तो अगर यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप बना रहे हो तो ए की ऊपर होगी और बी की नीचे होगी, और ये इंडिपेंडेंट होगा मास के, क्योंकि यूनिट मास है। ठीक है, विच मटेरियल रिलेटिव इज अ बेटर कंडक्टर, तो जिसकी हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, बी इज अ बेटर कंडक्टर। ठीक है, ओके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट वाले। ओके डायग्राम बढ़िया है। इन अबव डायग्राम इलिस्ट्रेट, क्वेश्चन को देखते हैं। इन अबव डायग्राम illustrate a copper bar placed in a on a two copper wire stretch over a wooden base placed over a pole of a magnet, that this entire setup is placed on a compression balance and shown in a figure 4 point। तो ये पूरा सेटअप है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखा दूं, यहां से पॉजिटिव करंट जा रहा होगा जो यहाँ गया और ये कॉपर में से ऐसे गया, तो कॉपर वायर में से भी करंट ऐसे जा रहा है, और फिर यहां से उतरा, रियोस्टेट से स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, रियोस्टेट ने उसे करंट का बस करंट के वैल्यू को चेंज कर रहा है मोटा मोटा। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन ऑफ कंप्रेशन व्हेन द स्विच इज क्लोज। तो फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एफ बी आई, तो एफ बी बी ये रहा, करंट ये रहा, तो फोर्स कहां लग रही होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेट उसका ऑलरेडी वहां था, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। सो फोर्स कहां लग रहा है, डाउनवर्ड, वेट कहां है, डाउनवर्ड, तो रीडिंग बढ़ जाएगी। तो वहां पे बोला कि स्विच ऑन होने से क्या होगा, तो रीडिंग बढ़ जाएगी। how will this observation change when the increase in current, तो करंट और वेट बढ़ेगा यानी और रीडिंग बढ़ेगी। नेम द रूल यूज इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है नेक्स्ट, या अब देखो ये वाले डायग्राम बहुत बढ़िया है। ये आप देख रहे हो यहां से कुंडा आ रहा है और ये वेट को ऐसे टांगा हुआ यहीं पे। ठीक है, ये तो क्या होता है, अब जैसे मैं आपको समझाऊं, तो ये दरवाजा है और यहां से एक स्टॉपर है और ये इस कुंडे से होके इसमें वजन टंगा हो। ठीक है, जब आप दरवाजे को इधर की तरफ खोलोगे तो आप देखो दरवाजा जब खुला तो कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा दरवाजा, है ना, यहां से ये दूरी बन गई और ये वेट तो अभी भी ऐसे टंगा। तो ये जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल कराया, तो इसने टॉर्क को बढ़ा, मतलब डिस्टेंस को बढ़ाया, तो फोर्स तो वही है, बट डिस्टेंस बढ़ने से टॉर्क जनरेट हो गया, जिसकी वजह से वो फोर्स को, दरवाजे को फिर बंद करेगा, क्योंकि दरवाजा क्या है, पाइवोटेड, इट डज नॉट नीड फोर्स, इट रिक्वायर टॉर्क। तो टॉर्क बंद करेगा, जैसे जैसे बंद करता जाएगा वो पास जाता जाएगा और यहां जब दरवाजा पहुंच जाएगा तो डिस्टेंस फिर से जीरो हो जाएगा, फिर से टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया जुगाड़ होता है, कुछ जगह पे लोग यूज करते हैं और बहुत अच्छा है ये चीज। ठीक है, सो बंदिश एंड प्राग ऑन अ ट्रैक, Sadhguru halted at a tea stall and tumbling. A picture is above shows the entrance door for a tea house. They saw the tumbling filled with the water hanging over the top grate. Support are passing through the door, and on inquiring about the tumbling, the owner of a tea house, he asked to act a pull back. तो दरवाजा खोला, आफ्टर ओपनिंग एंड रिलीजिंग द डोर। एक्सप्लेन हाउ द टर्मलिंग हेल्प टू क्लोज द डोर ऑन इट्स ओन बिकॉज ऑफ टॉर्क जनरेट। जैसे ही आप ओपन करते हो तो वहां पे क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से
क्या होता है, टॉर्क जनरेट होता है और वो जैसे जैसे आप आ जाते हो वो कम होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लीवर का यूज कर सकते हो। नेम द प्रिंसिपल, नो प्रिंसिपल ऑफ लीवर या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आप बोल सकते हो। इसी पॉइंट पे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 71। सो 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभी फिलहाल हम यहीं पे 71 वाले क्वेश्चन पे एंड करेंगे। यस, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं बट तो टाइम लगेगा, तो पहले इसे ही एब्जॉर्ब करो, ग्रैब करो। एंड यस, प्लेलिस्ट को देखो फिजिक्स की, और कंप्यूटर ऑफ मैथ्स की भी मैं लाने वाला हूँ, तो जल्दी से उस पर, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कॉन्वेक्स लेंथ ऑफ पावर 5 डायोप्टर। तो पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉन्वेक्स की होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/पावर, बट ये मीटर में होती है फोकल लेंथ, तो यहाँ मीटर में आएगा 1/5, इंटू 100 कर लो तो ये 20 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर मुझे बताओ, एक लेंस है, 20 पे ये है, 40 पे ये है, और ये इसके पीछे रखा है, तो इसकी इमेज कहीं नहीं एफ और 2F के बीच में बनेगी, ठीक है, और छोटी बनेगी। तो स्टेट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, रियल, इन्वर्टेड, सॉरी, इन्वर्टेड, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, नॉट हाईली डिमिनिश्ड बट डिमिनिश्ड, ठीक है। व्हाट डिस्टेंस, what definite distance towards or away from the lens the object should move so the image is not seen, ठीक है। तो अगर मैं इसको इन्वर्टेड तो है और तो कहाँ पे उसे मूव कराएं? तो आप उसे अगर आगे लेके आएंगे और धीरे, जैसे 2F पे रखेंगे तो वो सेम साइज की बनेगी, उसके आगे रखेंगे तो हल्की सी मैग्नीफाइड हो जाएगी, और अगर आप उसे फोकस पे रखेंगे तो इतनी ज्यादा मैग्नीफाइड हो जाती है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता उसमें, क्योंकि वो इनफाइनाइट पे जाके बनेगी। तो फोकस पे रख दो तो उसकी इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी, विच यू कैन नॉट सी, ठीक है। तो होपफुली वीडियो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इसको प्रैक्टिस करो, लिखो, मोर इंपॉर्टेंट होता है लिखना। बच्चे लिखते नहीं है, सिर्फ देखते हैं, नहीं लिखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं चाहता हूं आप लोगों के बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए। यस, बोर्ड में अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो फिर वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। मोर इंपॉर्टेंट मेरे लिए प्रायोरिटी आपके मार्क्स है, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, एंड डोंट फॉरगेट टू स्टडी हार्ड, ठीक है।